हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। हर क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, एक बूस्टर सीरीज़ के तहत आपके लिए अपडेट है। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है वो परचेज़ करना चाहते हो तो आपने बस 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और मात्र जो है वो आपने 50 रुपये जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है कमीशन और कमेटीज़ की आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ विधियत देखने को मिलेंगी, जबकि दूसरी पीडीएफ में आपको इम्पोर्टेंट कमिश्नर कमेटीज़ जो है वो आपको जो प्रीवियस ईयर में जो पूछी गई थी वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और मात्र 50 रुपये जो है अगर आपने पेड करने हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपने सेंड कर देना है। उसके बाद अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के भी 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र उसके लिए भी आपने 50 रुपये जो है वो पेड करने हैं। वो आपकी चॉइस है कि अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो आपको मात्र 100 रुपीज़ जो है वो आपने पेड करने हैं। अगर आप एक ही परचेज़ करना चाहते हो, एक ही पीडीएफ किसी जैसे कमिश्नर कमेटियाँ ही परचेज़ करना चाहते हो या 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के ही परचेज़ करना चाहते हो तो आपने बस 50 रुपये ही पेड करने हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये आपके लिए बूस्टर सीरीज़ के तहत जो थी एक अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एचपी के हो, इंडियन जीके हो, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड हो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि द टर्म ग्लोबल वार्मिंग मीन्स। तो ग्लोबल वार्मिंग पद का जो अर्थ है वे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के एग्ज़ाम में जो थे वो पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो था, द टर्म ग्लोबल वार्मिंग मीन्स। तो ग्लोबल वार्मिंग पद का जो अर्थ होता है वे क्या होता है, वे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान में जो उछाल है, राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग पद का जो अर्थ होता है वे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो तापमान में उछाल आता है, राइज होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, उसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच इज़ इंडिया लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक। तो भारत में नमकीन पानी की जो सबसे बड़ी झील है वे कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो नमकीन पानी की जो सबसे बड़ी झील है वे कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिल्का जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिल्का झील जो है वे भारत में नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये जो झील है वे उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है किस स्टेट में ये स्थित है। तो चिल्का लेक जो है वो आपकी उड़ीसा स्टेट में स्थित है और पूरी जो है वो इसके किनारे बसा शहर है। पूरी शहर जो है वे आपका चिल्का लेक के किनारे ही बसा शहर है, ये भी आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। जैसे नैनीताल झील जो है, नैनीताल झील जो है वो आपकी उत्तराखंड स्टेट में है, ये आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बात करते हैं सांबर लेक के बारे में। तो सांबर जो लेक है, सांबर लेक जो है वो आपकी राजस्थान स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। चिल्का लेक जो है वो आपकी उड़ीसा में है और पूरी शहर जो है वो इसी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ शहर है, ये आपने नोट कर लेना है। तो भारत में नमकीन पानी की जो सबसे बड़ी झील है वे कौन सी है, वे चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा स्टेट में जो है वो आपकी स्थित है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। जो सिसराम लेक जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भारत में जो नमकीन पानी की जो सबसे बड़ी झील है वे कौन सी है, वे आपकी चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा स्टेट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेरीकल्चर में तो
कल्चर का जो मतलब होता है वे क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कोष कीट पालन से जो अभिप्राय है वे क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेशम के कीड़ों के जनन का जो तरीका है, आर्ट ऑफ सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेरीकल्चर का जो मतलब होता है वे होता है आपका रेशम के कीड़ों के जनन का तरीका। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु गिव्स रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? तो भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता है वे कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है निर्वाचन आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता है वो प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? वे निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसा कि आपको पता है अभी प्रेजेंट में लोकसभा के चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, तो ये भी आपने याद रखना है जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वे कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे? तो ये आपने याद रखना है, ये 18वीं लोकसभा के लिए जो थे वो चुनाव हुए थे। अभी जो हाल ही में संपन्न हुए हैं तो वे 18वीं लोकसभा के लिए जो थे वो चुनाव हुए थे। तो भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करता है वे कौन करता है? वे निर्वाचन आयोग जो है वो मान्यता जो है वो प्रदान करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो जो निर्वाचन आयोग है, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 से निर्वाचन से संबंधित उपबंध जो है वो दिया गया है, ये आपने याद रखना है। संविधान के पार्ट 15 भाग 15 के अनुच्छेद, तो आपने याद रखना है निर्वाचन आयोग जो है वो भाग 15 में इसका वर्णन है। इसके बारे में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध जो है वो दिया गया है संविधान में। भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी वे 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ये भी आपने नोट कर लेना है। ये जो है एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो भारत में जो राजनीतिक दलों को जो मान्यता है वो प्रदान कौन करता है? वे निर्वाचन आयोग जो है वो करता है। और निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कार्य होते हैं वे क्या होते हैं? जैसे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो गया, मतदाता सूचियों को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, और राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ये जो है वो निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य हैं। तो आपने सुना होगा ईवीएम के बारे में भी सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म जो होती है वे आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। और केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया था। और ईवीएम का प्रयोग करके 1998 में पूरा चुनाव कराने वाला जो प्रथम राज्य था वे गोवा था। ये आपने नोट कर लेना है, क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ईवीएम जो है वो पहली बार इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? वे केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर किया गया था, ठीक है। 1982 में किया गया। लेकिन ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला जो प्रथम राज्य था वे गोवा बना था। कब वो चुनाव किए थे? 1998 में, 1998 में। और ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में जो संपूर्ण आम चुनाव जो थे वो करवाए गए थे। तो जो लोकसभा के जो इलेक्शन थे वो पहली बार पूरे मतलब संपूर्ण पूरे ईवीएम से कब करवाए गए थे? तो वो 2004 में जो थे वो करवाए गए थे। उसके बाद 2009 से आम चुनाव और सभी विधानसभाओं के जो चुनाव थे उसमें भी ईवीएम का प्रयोग जो था वो होने लगा था, ये आपने याद रखना है। और एक बात और आपने याद रखनी है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इलेक्शन इंक होती है, जैसे हम वोट डाल के आते हैं तो जो हमारी उंगली पे जो इंक लगाते हैं उस इंक में जो होता है वो कौन सा केमिकल होता है? तो ये आपने नोट कर लेना है। उसमें जो केमिकल होता है वे आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये आपने नोट कर लेना है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ये जीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ामिनर जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, तो आपने ये नोट कर लेना है। तो उसमें जो केमिकल होता है वे कौन सा होता है? वे सिल्वर नाइट्रेट होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय? तो भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वे किसके द्वारा की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वे कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो
भारत के में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वे की जाती है। बात करते हैं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये 214 आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय जो है वो हाई कोर्ट जो है वो होगा। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटीज़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित कर सकती है। ये आर्टिकल 231 कहता है, अनुच्छेद 231 कहता है। अनुच्छेद 214 कहता है कि इस प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित कर सकती है। ये आर्टिकल 231 जो है वो कहता है, ये आपने याद रखना है। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वे 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है। ये भी आपने याद रखना है। जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वे सेवानिवृत्त होते हैं कितने साल पे? वे 62 साल पे। ये हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के बारे में। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वे कहाँ पर स्थित है? अभी आपको पता है, ये शिमला में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1971 में जो थी इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में तो हमने बात कर ली, इसकी जो नियुक्ति है वे कौन करता है। और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको पता है ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में उच्चतम न्यायालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। और गठन के बारे में बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, गठन संबंधी जो प्रावधान है वे अनुच्छेद 124 में जो है वो दिया गया है। ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्याय सुप्रीम कोर्ट के जो प्रत्येक न्यायाधीश होते हैं वे 65 वर्ष, ये आपने याद रखना है, 65 वर्ष की आयु पर जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। जबकि हाई कोर्ट के जो जज होते थे वे 62 वर्ष की आयु में जो थे वो सेवानिवृत्त हो जाते थे। ये भी आपने याद रखना है। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वे कौन करता है? ये भी आपने याद रखना है। वो भी प्रेसिडेंट ही करता है, राष्ट्रपति द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है वो नियुक्ति की जाती है। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्ति की दी जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वे भी प्रेसिडेंट द्वारा जो ही वो की जाती है। ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में जो है वो कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत के संविधान का जो संरक्षक है वे कौन होता है? वे सुप्रीम कोर्ट होता है। ये भी आपने नोट कर लेना है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते, चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे? वे हीरा लाल जे कानिया थे। ये आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है वो कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? वे हीरा लाल जे कानिया थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अर्ल व्हाइल यू लर्न योजना प्रारंभ की गई थी, तो अर्ल व्हाइल यू लर्न स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2018 का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो थे ये क्वेश्चन जो थे वो जीके के, इंडियन जीके के जो थे वो पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इज। तो उत्पादन के आधार पर भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वे कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, चावल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेजर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इज राइस, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चावल की ही बात करते हैं। चावल का जो मुख्य उत्पादक देश है, मुख्य उत्पादक राज्य जो है भारत में वो कौन सा है? वे पश्चिम बंगाल है। ये आपने याद रखना है। मुख्य उत्पादक, प्रथम स्थान जो है उत्पादन के क्षेत्र में वे किसका है? वे वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। और दूसरा स्थान जो आता है वे उत्तर प्रदेश का आता है। ये भी आपने याद रखना है। तो उत्पादन के आधार पर भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वे चावल है। बात करते हैं गेहूँ के बारे में। गेहूँ के उत्पादन में
प्रथम जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश स्टेट का है, दूसरा जो है वो पंजाब का है, ये आपने याद रखना है। मक्का की बात करते हैं, मक्का में प्रथम उत्पादन क्षेत्र जो है, उत्पादन राज्य जो है वे आंध्र प्रदेश है, दूसरा जो है वो कर्नाटक आता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल का है, दूसरा जो है वो बिहार का है, ये भी आपने याद रखना है। सरसों के उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश में है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम फसलों के बारे में कि ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का जो वर्गीकरण है, क्वेश्चन जो है यहाँ से 101% जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, फसलों से तो पूछा ही गया था। अब बात कर लेते हैं जो ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण है, उनकी जो क्लासिफिकेशन है वे की गई है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसलें। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो रबी की फसलें होती हैं, रबी की जो फसल होती हैं ये अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती हैं, ये आपने याद रखना है। रबी की फसल जो होती है वे अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में जो है वो काटी जाती हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों जो हैं वो आपकी रबी की फसलें हैं। उसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसल के बारे में। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं ये जून जुलाई में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें, और नवंबर दिसंबर में जो है वो काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का जो है वो आपकी खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद बात करते हैं जायद फसलें भी होती हैं। जायद फसलें जो होती है वे कौन सी होती हैं? ये जो फसलें होती हैं वे मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में है वो काट ली जाती हैं। जैसे राई, मक्का और ज्वार हो गया, ये जायद फसलें हैं। नकदी फसलों के बारे में बात करते हैं। नकदी फसलें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा जो है वो उगाई जाती हैं। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट जो है वो आपकी नकदी की फसलें हैं। तो ये आपने याद रखना है। ये फसलों के वर्गीकरण के बारे में हमने बात की। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में 101% जो है वो पूछा जाता है। तो उत्पादन के आधार पर भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो आपकी कौन सी है? वे चावल है। चावल का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वे कौन सा है? वे पश्चिम बंगाल है। और मसालों का बगीचा जो है वो केरल राज्य को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, 24 में बोला गया कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज़। तो भारत में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वे कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, SBI जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर जो है बैंक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया द नेम ऑफ द प्रेजेंट RBI गवर्नर इज। तो प्रेजेंट जो RBI के गवर्नर है वे कौन है? और ये हिंदी में देखो, जो ये हिंदी में मिसप्रिंट हो गया था इसमें कि RBI के वर्तमान राज्यपाल कौन है। जैसे इसमें क्वेश्चन तो था वो इंग्लिश में था RBI के गवर्नर कौन है, हिंदी में जैसे बोला गया कि RBI के वर्तमान राज्यपाल कौन का नाम क्या है। तो ये आपने याद रखना है। जब भी अगर मान लो आपको क्वेश्चन में जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल आपको पेपर आएगा, और वहाँ पे अगर मान लो हिंदी में अगर आपको कहीं कोई गलती हो गई है और इंग्लिश में ठीक है, तो आपने याद रखना है जो इंग्लिश में लिखा होगा उसकी कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसमें जो इंग्लिश में जो होगा वही फाइनल होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि RBI के जो गवर्नर हैं, प्रेजेंट गवर्नर कौन है। तो फ्रेंड्स ये 2018 का एग्ज़ाम था, उस टाइम जो थे वो RBI के जो गवर्नर थे वे कोई और थे। और प्रेजेंट में जो हैं, प्रेजेंट में कौन है? श्री शक्तिकांत दास जो है वो RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, ये आपने याद रखना है। तो इस ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है 2018 के एग्ज़ाम में, ये HPB एंट्रेंस 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। लेकिन प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में जो है वो RBI की जो गवर्नर हैं वे कौन है? वे श्री शक्तिकांत दास जो है वो RBI के गवर्नर हैं। ऑप्शन नंबर नहीं है, तो शक्तिकांत दास जो है वो आपने नोट कर लेना है। बात कर लेते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो RBI जो है, RBI का जो हेडक्वार्टर है वे कहाँ पर है? ये आपने याद रखना है। RBI का जो हेडक्वार्टर है वे मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वे कौन हैं? RBI के जो गवर्नर है वे श्री शक्तिकांत दास है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है RBI का, वे कहाँ पर है? RBI का जो हेडक्वार्टर है वे मुंबई में है।
महाराष्ट्र में है और इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये आपने याद रखना है। आरबीआई की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो थी वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की जो स्थापना थी वे हुई थी। तो शक्तिकांत दास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का जो दर्जा है वो दिया गया है? अंडर विच आर्टिकल द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन द स्टेट ऑफ स्पेशल स्टेट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 370 के तहत वो 2018 के एग्ज़ाम में, लेकिन अभी आपको पता है आर्टिकल 370 जो है, अनुच्छेद 370 जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है, अब ख़त्म कर दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। तो जम्मू कश्मीर को जो पूछ सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, लेकिन अभी इसे पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों, 2 अलग यूटीज़ में जो था वो विभाजित कर दिया गया था। एक लद्दाख और एक जो था वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बनाया गया था। ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो आपकी यूटीज़ हैं, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि द ओनली ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद चिल्ड्रन वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र जो संस्था है वे कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, यूनिसेफ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र संस्था जो है वो आपकी यूनिसेफ है। यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है ये आपने याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है वो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है और ये पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र जो संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है वे न्यूयॉर्क में है, ये आपने याद रखना है। जबकि यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को जो है, यूनेस्को की फुल फॉर्म जो होती है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में जो है वो कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो यूनिसेफ जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 29 में कि विश्व में प्रदूषण का जो सबसे बड़ा स्रोत है वे कौन सा है? तो ये आपने याद रखना है, मल मूत्र जो कूड़ा कचरा जो है वो विश्व में प्रदूषण का जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम, तो ये तो आपको अभी डिस्कस किया हमने, ये सीवेज एंड गार्बेज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि यूएसए के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वे कौन हैं? तो फ्रेंड्स ये 2018 का एग्ज़ाम था, HPV एंट्रेंस, उस टाइम जो थे वो प्रेसिडेंट जो कोई और थे। प्रेजेंट की बात कर लेते हैं तो यूएसए के जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वे जो बाइडेन है, ये आपने याद रखना है। और उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं यूएसए के वे कौन है? वे कमला हैरिस हैं, ये भी आपने याद रखना है। और यूएसए के जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है ये आपने याद रखना है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, ये आपने नोट कर लेना है। 4 साल जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। भारत के प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष का होता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। और ऐसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया जो होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भी आपने याद रखना है। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं। तो ये आपने कुछ पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वर्तमान में वे कौन हैं? वे जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति जो हैं वे कमला हैरिस हैं और उनका जो कार्यकाल होता है यूएसए के प्रेसिडेंट का वे 4 साल का होता है। भारत के प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष का होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके जो कि HPV एंट्रेंस 2018 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे, उनको हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प जो है वो आपको देखने को मिलेगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बी एड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है परचेज़ करना चाहते हो, तो बस आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप पे मात्र आपको अगर आपने एक ही कमीशन अगर आपने कमीशन या कमेटियाँ या टीचिंग और एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों परचेज़ करने हैं, तो दोनों के लिए आपको ₹100 जो है वो पेड करने होंगे। अगर आप एक ही पीडीएफ चाहते हो, जैसे कमिश्नर और कमेटियाँ ही चाहते हो, तो आपको उसके लिए ₹50 जो है पेड करने होंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी अगर आपने पेड वही परचेज़ करने हैं, तो आपको उसके लिए भी ₹50 ही पेड करने होंगे। अगर आपने दोनों परचेज़ करने हैं तो आपको ₹100 जो हैं वो पेड करने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।